जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं हूँ बाबर सोहेल भट्टी। आपके लिए संडे स्पेशल लेके एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। मेरे आज के मेहमान जो शौकत अज़ीज़ भट्टी साहब, फॉर्मर एमपीए, मुस्लिम लीग नून, गुजर से, उनके साथ हमारी आज की नशिस्त है। वो कुछ ज़ाती वजूहात और एक जनाज़े में शामिल होना था उन्होंने, तो कुछ वजह से लेट हुए हैं। तो अब मेरे साथ शामिल हैं। उनके साथ प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे उनकी सियासत पर, उनकी जो नाअहली हुई थी कोर्ट से, उस पे बात होगी और मौजूदा सियासत कहाँ खड़ी है उनकी, उस पे बात करेंगे और कुछ हल्की-फुल्की गपशप करेंगे। शुक्र साहब, वेलकम जी प्रोग्राम में। बहुत मेहरबानी बाबर साहब। अस्सलाम सर वालेकुम। कैसे? आपके तमाम देखने वाले नाजरीन को दुनिया सारी में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक जी, अभी ईद गुजरी है। तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से भी ईद मुबारक जी। बहुत शुक्रिया। अच्छा शौकत साहब, आप ये बताएं कि आप काफ़ी अरसे से मंजर आम से गायब थे, तो आप कहाँ थे? आपकी सियासत नज़र नहीं आ रहे थे ऑन ग्राउंड, तो क्या वजह है इसकी? मैं जिन्हें अल्लाह ने इज्जत दी थी जी इलेक्शनों में, मैं चाहता था कि वो अपनी क्रेडिबिलिटी आवाम को दिखाएं। और अगर मैं यहाँ पे होता फील्ड में तो शायद वो कोई काम भी ना कर सकते। और फिर वक्त गुजरने के बाद ये कहते कि शायद शौकत अजीज भट्टी ने हमें काम नहीं करने दिया, क्योंकि मेरे दौर में 10 साल दौर में जब मैं कोई काम करता था तो अगर मैं कहूँ खुदा एक है तो वो कहते थे नहीं हम सोच के बताएंगे। तो थोड़ा हर सा काम में रोड़े अटकाने वालों को मैंने खुला टाइम दिया। थोड़ा सा एलेबरेट करेंगे कि किसके बारे में आप कह रहे हैं? मैं जो भी सियासी जिन्हें अल्लाह ने दिया है, अब जो जीते हैं, जिस नहीं, मेरा जमाने में मकसद है मैं आप पीटीआई फील्ड को में कह था रहे हैं और या अल्लाह ने मुझे, आप पीटीआई को कह रहे मैं हैं पोजीशन को, जितने या भी मेरे सियासी मुखालिफ हैं सर, जितने भी सियासी मुखालिफ हैं, जितने भी सियासी मुखालिफ हैं, उस वक्त तो किसी एक रोड पे गड़ा पड़ जाए तो कयामत आ जाती थी। कोई इशू हो जाए, कोई पुलिस वाला किसी के साथ ज्यादती कर दे तो वो भी एमपी और एमएनए के गले पड़ जाती थी। तो आज गढ़ों का समुद्र बना है पीपी 9 में, जो उस वक्त पीपी 4 था। आज लोग भूख से मर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेड़ा गर्क हो गया, M&R का कोई सिस्टम ही मेंटेनेंस रिपेयर का किसी महकमे में नहीं रहा, 3 साल से एक ईंट नहीं लगी। जिस कॉन्स्टिट्यूंसी को मैं 10 साल रिप्रेजेंट करता रहा वो पूरे पंजाब की वाहिद देहाती कॉन्स्टिट्यूंसी है। जब मैं एमपीए बना था तो एक भी डिग्री कॉलेज नहीं था, ना बच्चियों का ना बच्चों का। सही और हो गया। जब मैं छोड़ के गया जब मैं छोड़ के गया तो 4 डिग्री कॉलेज बच्चियों के और एक बच्चों का, दो, एक इंटर कॉलेज बच्चियों का और बच्चों का राजा जावेद इखलास साहब के दौर में बना था। जी जी। और शायद ही कोई कागजी तौर पे ऐसा मौजा होगा, मैं किसी दाखिलियात की बात नहीं कह सकता, लेकिन शायद कोई कागजी तौर पे ऐसा गांव, ऐसा मौजा होगा जिसपे मेरा डेवलपमेंट का निशान इस 10 सालों में ना मौजूद। अच्छा भट्टी साहब, एक इस अरब से ज्यादा मेरी 1 अरब से ज्यादा इन्वेस्टमेंट की इन्वेस्टमेंट है इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं कि जो मेरे बाद आए आप हैं। काफ लीग में रहे हैं, आप नून लीग में रहे हैं। आपके अंदर क्या मुस्लिम लीग की एक इंसान है जो कि सिर्फ मुस्लिम लीग के साथ ही रहना चाहता है? क्योंकि हाल ही में आपके ऊपर इल्जाम लगे हैं कि आपने राजा परवेज अशरफ साहब को भी सपोर्ट किया है और पीपल्स पार्टी में भी जाने की ख्वाहिश रखते हैं। मैं इसकी क्लैरिफिकेशन दे दूं, दुनिया सुन रही है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। जब टिकटों का फैसला हो गया तो मेरे पास एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन, मेरे दोस्त, मेरे हल्के से आज भी जिंदा जावेद हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, मौजूद हैं। वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मैं राजा हमीद और जावेद इखलास साहब को ले आऊं तो मेहरबानी फरमाएंगे। मैंने कहा यार पार्टी की बात है, आप ले आए। वो जब वापस गए, जावेद इखलास साहब से बात हुई तो जावेद इखलास साहब ने उन्हें कहा कि 500,000 खराब करेगा, करने दो, नो प्रॉब्लम, नहीं जाते वोट लेने के लिए। ना राजा हमीद साहब मेरे पास आए वोट लेने के लिए और न ही राजा जावेद इखलास साहब आए। मुझ पे वो गिला नहीं कर सकते। फिर आज मैं बता रहा हूं कि मैंने वही मैसेज, मेरे पास वोट लेने के लिए नहीं आए, जब उन्होंने शहबाज साहब को बताया तो उन्होंने आगे से हंस के उन्हें जवाब दिया कि अगर वो नहीं लेना चाहते तो भट्टी साहब ने जबरदस्ती देनी है। उसके बाद मैंने, जो मेरे पास आया, मैंने उसे वोट दे, ना मैंने कोई और पार्टी ज्वाइन की ना कुछ। लेकिन इन्हें लेकिन मेरी वोट की जरूरत नहीं थी, मेरे सियासी सर्वाइवल का मामला था।
मैंने इन्हें फिर अपना कद काठ बताना था। दोस्तों ने मेरे साथ तावन किया। मेरे पास 13 दिन थे इनके खिलाफ चलने के लिए। 13 दिन में ये जो जो 1.25 लाख वाला आदमी है वो 60,000 पे आ गया, और जो 40,000 वोट लेने वाला था वो 1.25 लाख पे चला गया। तो ये अल्लाह ताला की मेहरबानी। और तहसील गुजर खान में राजा शौकत अजीज भट्टी और राजा अब्दुल अजीज भट्टी को चाहने वाले आज भी मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूं, जो जाती हैसियत पर जिन्होंने मुझ पर मेहरबानी की। मैं जब तक जिंदा हूं उनका मुझ पर कर्ज है, और मैं अपनी नस्लों को भी ये सबक दे के जाऊं। अच्छा भट्टी साहब, आप ये बताएं, ये बड़ा एक पर्सनल सा सवाल होगा आपके साथ कि लास्ट को 2 हफ्ते पहले मेरा जावेद इखलास साहब के साथ इंटरव्यू था, तो जी उन्होंने तो कैटेगरी के लिए ये कह दिया कि आपको वो नून लीग का हिस्सा ही नहीं समझते, क्योंकि आपने राजा परवेज अशरफ साहब को इलेक्शन में सपोर्ट किया है, तो आपको तो नून लीग का हिस्सा ही नहीं समझते। जावेद इखलास साहब का नून लीग से पता नहीं कोई ताल्लुक है या नहीं है। राजा जावेद इखलास साहब शायद ये भूल गए हों कि 2 साल उस जमात की मिन्नतें करके मैंने इन्हें नून लीग में हालांकि शामिल वो किया था। नाज़िम थे, वो नाज़िम थे और किसी एमपीए थे आप। सियासत में गिरे हुए को कोई उठाता, सियासत में गिरे हुए, वो काफ लीग में थे सर, मैं एमपीए था, मैं फारूक ब्लॉक में था। नून लीग में मैंने लीडरशिप की 2 साल मिन्नतें करके, तो इनके लिए रास्ता हमवार करके, इन्हें टिकट दिलवा के इन्हें एमएनए बनवाया था। और जिस दिन मैं एमपीए बना था, ये मेरे घर आए थे। मैंने कहा मैं अजीज भट्टी का बेटा हूं, और 1 रुपए की बांझी मैं 10 रुपए में उतारूंगा। इंशाल्लाह आप इलेक्शन हार गए, एक दफा आपको एमएनए बना के छोड़ूंगा। तो वापस एमएनएशिप में मोड़ा नूरी लेकर गया, मेरे बाद नहीं बने। अच्छा, ये जो इख्तलाफात सामने आ रहे हैं आपके दरमियान और राजा जावेद इखलास साथ जो जी इख्तलाफात हैं, इसकी वजूहत क्या सिर्फ इलेक्शन जी है या और जी कोई जी जाती वजूहत भी हैं? इसकी सिर्फ एक वजह थी सर, कोई मेरा जाती इख्तलाफ नहीं है, कोई मेरा जाती इख्तलाफ उनसे नहीं है। सिर्फ इख्तलाफ ये है, उन्हें उन्हें ये महसूस हुआ, जो उन्होंने लास्ट टाइम पे इलेक्शन टिकटों की फाइनलाइजेशन के वक्त आखिरी फोन मियां शहबाज साहब ने उन्हें किया कि शौकत अजीज भट्टी ने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया हुआ है, हम पे मेहरबानी करें, ये एक टिकट उनका हक बनता है। मैंने पिछली दफा 3 टिकट उन्होंने मुझे दिए थे, इफ्तिखार वारसी साहब का और जावेद इखलास साहब का टिकट मैं लेके आया था, और अल्लाह की मेहरबानी से तीनों सीटें पार्टी को दी थी। उस वक्त फिर राजा जावेद इखलास साहब ने यह फैसला किया कि भट्टी फैमिली में से किसी को टिकट ना मिले, क्योंकि सीट हमने निकाल लेनी थी। और उसके बाद इन्हें अपने निकलने जीतने के हालात नजर नहीं आते थे, जिन इन्हें ये समझ लगती थी कि शायद पॉलिटिकली फिर ये खड़पैंची वापस भट्टी हाउस चली जाएगी, तो मैं पॉलिटिकली फारग ना हो जाऊं, लिहाजा टिकट ऐसे दो कि ना मैं जीतूं ना कोई और जीते। अच्छा भट्टी साहब, ये बताएं कि आपकी नाअहली की वजह क्या है? सिर्फ डिग्री है या कुछ और भी है? मेरी नाअहली के पीछे बहुत सारे अवामिल थे। मैं एक आपको बात बता दूं कि मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे ट्रायल हुआ, और ट्रायल में मैं बरी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने मुझे रीइंस्टेट किया, और इलेक्शन कमीशन जो मेरे खिलाफ मुद्दई था, उन्होंने अपना केस वापस लिया, जो साबित नहीं कर सके। वो सही। वक्त भी अपील का गुजर गया। उसके बाद फिर एक साजिश हुई। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार होता है सिर्फ 60 डेज के अंदर टेकअप करने का, और वो कैंडिडेट जाए अगर वहां एप्लीकेशन लेके, ना मेरे खिलाफ कैंडिडेट गया और ना ही 60 दिन में हुआ। 7 साल बाद उन्होंने टेकअप किया। ये इशू मेरी पहली मेंबरी का था। 7 साल बाद उन्होंने इसे टेकअप किया, मुझे डी सीट किया, और जब फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट में, जब हेयरिंग हुई, तो जज साहब ने कहा कि जाएं, आपके खिलाफ केस नहीं बनता, मैं आपके हक में जजमेंट देता हूं, जजमेंट में बाद में अनाउंस करूंगा। जब जजमेंट आई तो मेरे खिलाफ थी। और मजे की बात आपको बता दूं कि उस जजमेंट से पहले जब फैसला लिखा गया तो वो मेरे हक में था, और अदालत के अमले ने मुझसे मिठाई भी मांगी, मैंने मिठाई दी। 1 हफ्ते के बाद फिर किसी मदाखलत से वो फैसला चेंज हुआ, पहला फटा और नया लिखा गया, और बगैर काज लिस्ट में डाले हुए जुमे वाले दिन टीवी पे आ गया, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया। अच्छा तो भट्टी ये साहब, अगर इसके मैं कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट यहाँ पे नहीं कर रहा, तो आम आवाम ये कहती है कि आप बेहतर है, कोई वकील करने से बेहतर है कोई जज कर ले, तो आप जज कर लेते हो कोई? इंशाल्लाह बेहतर होगा जी। और अगले इलेक्शन से पहले मुझसे ये गलती हुई, मुझे पिछले इलेक्शन में कागज दाखिल करा के ये मामला दोबारा कोर्ट में ले जाना चाहिए था। मेरी आज भी अभी भी मेरी जो रिव्यू है वो पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में, और इंशाल्लाह अगले इलेक्शन से पहले पहले अल्लाह ने चाहा तो वो चले गए हैं,
जो टकों पे बिकते थे, अब कुछ ना कुछ बाज़मीर जज हैं, और मुझे अल्लाह पे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ना हुआ तो मैं अपनी फैमिली से किसी को कैंडिडेट ले आऊंगा। सियासत मैंने करनी है फील्ड में, लोगों का प्यार मोहब्बत, वन वे ट्रैफिक होगी इंशाल्लाह, ये मैं आपको बता दूं। आप कोई मैं फैमिली का मेंबर अनाउंस करना चाहेंगे एज ए बैकअप? मैंने अगर बैकअप में हो सकता है अपनी मिसेस को लड़ाऊं जी इलेक्शन। चलें ठीक हो गया। तो अच्छा आप मुझे ये बताएँ कि जावेद इखलास साहब राजा मीर साहब का भी ज़िक्र कर रहे थे और मुझे एक खबर ये भी मिली है कि काज़ी जी वक़ार साहब हैं जो कि पहले इसमें थे लबैक में थे, फिर पीपल्स पार्टी में चले गए हैं और काफ़ी उन्होंने पैसा-शैसा वीगो-शीगो लेके घूमते हैं, तो अब उनके चक्कर भी है मेरे ख्याल में अगले एमपी शायद वो भी हो जाएँ। अगर पैसे से सियासत होती होती तो फिर मुन्नू वाले, फैक्टू वाले, ये लोग होते, हम जैसे सियासी वर्कर कारकुन नहीं होते भाई। ये जो पैसों की झनकार है, ये इलेक्शन तक नहीं पहुंचती होती, ये सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए अच्छा काम है। कैंडिडेट मैं राजा हमीद साहब पुराने वर्कर हैं, अगर वो मेरे पास लास्ट टाइम भी आते तो मैं उन्हें सपोर्ट कर देता, नहीं आए उनका मुझ पे गिला नहीं बनता। मेरे पास आज भी वो मैसेजेस मौजूद हैं जो मैंने लीडरशिप को किए हैं और जो लीडरशिप ने मुझे जवाब दिए हैं। और शायद इन सबसे ज्यादा मेरा राब्ता मियां नवाज शरीफ, इसहाक डार, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज से है। और जब वक्त आया तो क्या पता इस दफा टिकट देने वाला मैं खुद हूं। चलिए ये तो बड़ी अच्छी ब्रेकिंग न्यूज़ है फिर तो आवाम को पता जी लगना भाई। चाहिए कि भट्टी साहब दोबारा फील्ड में आ गए हैं और जी जी बड़े दबंग तरीके से एंट्री किया आपने माशाल्लाह। जी तो जी भट्टी साहब आप ये बताएं कि आप एक पुराने सियासतदान हैं, मंजे हुए सियासतदान हैं, उस वक़्त सियासत कर रहे थे गुजरात में जबकि राजा जावेद इखलास साहब आपने अभी ज़िक्र भी किया है कि वो नाज़िम थे, काफ जी लीग जी में थे, ठीक है? तो जी जी आपने बकौल आपके आपने उन्हें एमएनए के इलेक्शन तक पहुँचाया। आपकी इतनी शेह इलाके में आपको लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी करते रहे हैं। आपकी सियासत बड़ी दबंग तरीके से होती रही है। तो फिर आपके खिलाफ बहुत सारे लोग नाराज़ क्यों? आपकी वो जो रूट्स हैं वो क्यों नहीं नज़र आते? मेरा अल्लाह की मेहरबानी है भाई, कोई ना मैं जागीरदार हूँ, ना मैं सरमायादार हूँ, ना मैं वडेरा हूँ। और मेरे हल्के में बगैर टिकट 13 दिन में अगर मैं भाई मेरा 25-27 हजार वोट मेरे मेहनत पे ले जा सकता है, और दूसरे हल्के में भी 25-30 हजार, तो अल्लाह की मेहरबानी में तहसील गुजरखान में 40-50 हजार पार्टी टिकट के अलावा लोगों का प्यार मोहब्बत मेरे साथ मौजूद है। सिर्फ नुक्स ये है कि मैंने जिंदगी में मुनाफिकत नहीं की भाई, और सच्ची और खरी बात करने वाले जिसका मुखालिफ कोई नहीं, उसकी जिंदगी सियासत में कोई नहीं। तो भट्टी भट्टी साहब अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो एनालिसिस करूँ तो मुझे तो बड़ी यानी कि खुशी भी होती है क्योंकि आप मेरी बिरादरी के भी हैं, राजा भी माशाल्लाह। तो मुझे तो खुशी होती है कि एक भट्टी तीनों पार्टियों को लेके चल रहा है। जैसे कि आप कह रहे हैं जावेद इखलास साहब को आपने आपकी सपोर्ट से वो एमएनए बने हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए पीटीआई चौधरी साजिद आपके साथ काफ़ी अर्सा चलते रहे हैं और जी अगर जी। पीपल्स पार्टी में भी इल्ज़ाम है कि आपने उन्हें सपोर्ट करके एमएनए बना दिया, तो फिर भट्टी साहब तो बड़े भारी हुए ना जी फिर। ये अल्लाह की जात है सर। मैं समझता हूँ तहसील गुजर खान के लोगों ने ये देखा है, उन्होंने वोटें राजा परवेज अशरफ साहब को भी दी, उन्होंने जावेद साहब को भी दी, उन्होंने मुझे भी दी, उन्होंने चोई रियाज साहब को भी दी। लेकिन वोटर ने ये देखा है कि 10 साल उन्हें मुश्किल वक्त में कौन पहुंचा, उन्हें वक्त बे वक्त जरूरत पड़ी तो कौन पहुंचता रहा, वो जब डेरे पे आए तो इज्जत किसकी हुई, और किसी को कोई मामला हुआ तो उसके साथ क्या डीलिंग हुई, ये लोगों को अब जाके एहसास हुआ है। अब हालात ये हैं कि मैं अगर दूसरे हल्के में भी जाता हूं तो लोग झोलियां उठा के कहते हैं खुदा तेन वापस ले आवे। अगर अपने हल्के में भी जाता हूं तो मुखालिफ आदमी मेरे साथ राब्ते करते हैं, यकीन करें। और मैं हैरानगी के साथ कि जिनका बिरादरी वाइज चौधरी साजिद साहब से ताल्लुक है, बेशुमार लोगों ने मेरे साथ राब्ता किया जिन्होंने पहले मुझे वोट नहीं दी थी, और उन्होंने कहा कि भाई हाथ उठा के दुआ करते हैं तुम्हारे लिए। तो मैं समझता हूं मेरे लिए ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की करम नवाजी है कि इक्तदार के बगैर लोग देख के मुंह दूसरी तरफ कर देते हैं। मुझे, मैं जिस दिन से आया हूं, मैं समझता हूं कि मैंने मैंने ये हालात जिंदगी में पहले कभी नहीं देखे थे। अच्छा, आप रिसेंटली मिले हैं मरीम नवाज़ से भी, लाहौर में गए थे आप, वहाँ से मुलाकात हुई है, तो वहाँ से भी कोई ग्रीन सिग्नल मिला है आपको कि आप अपनी सियासत को जारी रखें और अपना वर्क जारी रखें? सर मैंने कहा ना कि इंशाल्लाह वक्त आया तो शायद गुजर खान के फैसले मुझे मैं खुद करने पड़े।
इस अच्छा। वजह से यहाँ लोकली कोई मुझे कहे, इससे पहले भी एक जमाने में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उस वक्त मुझे काफ लीग से निकालने की कोशिश की थी। ये छोटी मोटी सुरसुरियां चलती रहती हैं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। आवाम मेरे साथ हो, अल्लाह की जात की करम नवाजी हो, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। अच्छा, पहले तो हमारी ख्वाहिश भी यही होगी कि आपकी सेटलमेंट हो जाए और पार्टी के अंदर, क्योंकि अगर आप अलहदा हो जाएंगे, जवेद अख्लाक साहब अलहदा हो जाएंगे, तो इवेंचुअली इसका नुकसान तो जारी बात है पार्टी को होगा। इंडिविजुअली तो होता ही होता है। सर मेरी कोशिश ये होगी, पार्टी वर्कर, पार्टी के कारकुन जिन्होंने पार्टी के पीछे मारें खाई, जिनका पार्टी के साथ ताल्लुक है, मैं ना टिकट बिकने दूंगा, न किसी खरीदार को बीच में शामिल होने दूंगा, न किसी मौका परस्त को बीच में घुसने दूंगा। आप कितने पुर उम्मीद हैं कि सेटलमेंट हो जाएगी राज साहब के साथ? सर पार्टी बेस पे जब फैसला करेंगे बिठा के तो सेटलमेंट हो जाएगी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अल्लाह ना करे अगर नहीं होती, तो क्या हम ये समझें कि शौकत अजीज भट्टी साहब एमएनए के कैंडिडेट भी हो सकते हैं? क्यों जो एमएनए का इलेक्शन लड़े हैं उनकी शक्ल को मुझसे ज्यादा खूबसूरत है भाई। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, ये लेकिन आज जैसे आप, बने, ये आज बने। मेरे वालिद साहब 70 में एमएनए थे, 77 में एमएनए थे यहाँ से। क्योंकि आप हमेशा एमपी का इलेक्शन लड़ते रहे, इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एक मैंने गुजारिश है कि मैं सियासी तौर पे ज़कात 5 साल में एक दफा दी जाती है, वो बाबा पिछले इलेक्शन में भाई मैंने दे दी है। अब अपना पॉलिटिकल इंटरेस्ट वॉच करके अगला फैसला करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा चले, ये तो होगी थी गुजर खान की सियासत। थोड़ी देर के बाद हम कुछ गांव लेवल पे भी आएंगे, उधर भी बात करेंगे। फिलहाल मुझे ये बताएं कि आपकी कौमी सियासत, आपके लीडरान जो बैठे हैं लंदन में बैठे हैं, उन पे भी जी, केसेस हैं, सागडार ने बाहर बैठे हैं, तो कहाँ देखते हैं नून लीग की सियासत ओवरऑल? गुजारिश ये है जी कि नून लीग की सियासत को खराब करने के लिए इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया गया। इस साजिश ने 400 गुना हर चीज महंगी कर दी, गरीब की जिंदगी अजाब में कर दी। कोई एक फील्ड भी हो जिसमें एक रत्ती बराबर भी बेहतरी आई हो तो मैं कह दूं, ये जिसे साइकिल नहीं चलानी आती थी उसे जहाज पे बिठा दिया है, उस पे आज तक जहाज उसे रनवे पे ही नहीं चढ़ा, टेक ऑफ क्या करना तो दूर की क्या बात। साइकिल पे बैठने वाले का कसूर है या बिठाने वालों का कसूर है? ये सबका कसूर है भाई, ये सबका कसूर है। ये सिर्फ मियां नवाज शरीफ को गिराने तक की वजह से कोशिश कर रहे हैं, वरना मुल्क जिस लाइन पे जा रहा था, अगर ये 5 साल मियां नवाज शरीफ को मिल जाता तो दुनिया पे राज करता ये पाकिस्तान, जिन हालात में जा रहा था। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो सकी किसी पर, इल्जामात खामखा में लगाते रहे हैं, और 50 साल, 60 साल, 100 साल पुराने हिसाब लेने के लिए, मुकदमात बनाने के लिए, ये सब कुछ लोगों को नजर आ रहा है। आज का आम आदमी बड़ा समझदार और अक्लमंद है, लोगों को समझ लग गई है कि ये एक ड्रामा था और इस ड्रामे ने इस मुल्क की जो जो परवाज थी उसमें खलल पैदा किया और वो खराबा पैदा कर दिया, जिसे ठीक करने के लिए शायद मजीद 30 साल लग जाए। अच्छा, बट ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब क्या कमिंग इलेक्शन से पहले वापस पाकिस्तान आ जाएंगे, क्योंकि उनका पासपोर्ट भी एक जो वो वक्त भी रिन्यू ऐसा नहीं था हुआ? भाई, एक वक्त ऐसा था कि लोग कहने वाले कहते थे कि नो बेनजीर और नो नवाज शरीफ। बेनजीर भी वापस आई थी, नवाज शरीफ भी वापस आया था। इस मुल्क की सियासत में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, जो दुनिया में नहीं होता वो इस मुल्क में हो जाता है। अच्छा, हाल ही में एक खबर सामने आई है कि इंतखाबात के इस्लात होंगे, और जिसमें आपके इसहाक डार साहब भी क्योंकि बाहर बैठे हैं, और चौधरी निसार साहब ने अभी हलफ उठाया नहीं है एमपीए होने का, तो क्या वो भी बाहर हो जाएंगे सियासत से, या वापस आके हलफ उठाएंगे? और सर एमपीए बन भी जाए तो क्या है, ये बड़े बड़े नाम हैं, वक्ती तौर पे इन सीटों के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वक्त हालात चेंज हो तो सिस्टम, यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यही इमरान खान जिन्हें चोर और डाकू कहता था उन्हें स्पीकर बना सकता है, जिसे चपड़ासी नहीं रखता था आज उसे वजीर दाखिला रख सकता है, तो फिर सब कुछ हो सकता है भाई। नहीं, बहरहाल उसूलन तो होना चाहिए ना जी, जो इलेक्शन जीत गए उसे हलफ तो उठाना चाहिए ना, ये तो कोई बुराई नहीं है इसमें। वो उनका अपना एक एहतजाज है चोई साहब का। वो कहते हैं कि एक आदमी आता है और वो एक बैलेट पेपर पे मेरे खिलाफ लगाता है और दूसरे बैलेट पेपर पे मेरे हक में लगा, उसी पोलिंग स्टेशन से वो 500 की लीड से जीते सूबे में और 400 की लीड से हार जाएं। ये मैं समझता हूँ दुनिया के में जो बहुत बड़े ड्रामे हुए हैं उनमें एक ड्रामा ये गुज़श्ता इलेक्शन भी था भाई। और सही ये हो। अगर किसी और महजब दुनिया में ये होता तो शायद
कितनों को सजा हो जाती। अच्छा, मेरे पास एक सवाल आ रहा है, अवाम का सवाल है। आप अवामी नुमाइंदे हैं तो अवाम आप के साथ सवाल करना हक रखती है अपना। तो मैं उनका बिस्मिल्लाह सवाल जी। आपके साथ रख लूँ। आप अपने दौरे इक़्तिदार में आप पे इल्जाम है कि आप थाना की सियासत बहुत ज्यादा करते थे, लोगों पे पर्चे हो जाते थे आपकी वजह से, और आप थाने का प्रेशर रखते थे लोगों पे, क्या ये सच है? यार भाई बात ये है कि अल्लाह ताला ने के बाद मुझे इस हल्के के लोगों ने इज्जत दी थी। कोई आदमी हल्के से साबित कर दें, जो मुझे 1 रुपए का रवादार साबित कर दे, मैं सियासत छोड़ दूंगा। ना मैंने 1 इंच खरीदी, ना 1 इंच बेची। हाँ, जरूर हुआ है कि किसी गरीब आदमी के साथ उसका कोई मर्डर हुआ था, उसका मुलजम पुलिस वालों ने पैसे लेके बेगुनाह करना किया, ज्यादती उसके साथ होनी हुई, तो मैंने रात बड़ी मुश्किल से गुजारी। सुबह हुई तो मैंने उसकी गर्दन काटी, उससे हिसाब लिया, नहीं छोड़ा। शायद आपको पता नहीं, मेरा आज दिन तक अपनी जात के लिए ना किसी से कोई झगड़ा हुआ, ना कोई इशू बना। जब भी बना, किसी गरीब आदमी के साथ ज्यादती हुई तो मेरी रेवेन्यू के साथ झगड़ा हुआ, मेरा पुलिस वालों के साथ झगड़ा रहता था। एक छोटी सी बात आपको बता दूं, मैंने अपने दौरे इक्तदार में गरीब आदमी 2,000-3,000 रुपया दे के मोटरसाइकिल किस्तों पे लेके अपनी गुर्बत का भरम बचाते थे। कोई बेटी बीवी को स्कूल कॉलेज छोड़ता था, कोई मजदूरी के लिए जाता था। यहाँ नाकों के नाम पे नाका लगता था, 100-100, 200-200 मोटरसाइकिल आम आदमी के बंद हो जाते। जब तक वो किस्तें देते थे, इनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं होती थी गरीब आदमियों के पास। जब वो किस्तें सारी दे देते हैं तो वो डीलर उन्हें रजिस्ट्रेशन देते थे। मेरा झगड़ा पुलिस के साथ ये था कि अगर कोई क्रिमिनल आदमी हो, कोई चोरी का मोटरसाइकिल हो, किसी का कोई बैकग्राउंड क्रिमिनल है, उसका मोटरसाइकिल बंद कर दें, कोई एतराज नहीं। लेकिन जिस आदमी ने अपना रोजगार, अपनी गुर्बत का भरम रखा हुआ है और अपनी गुजारा कर रहा है, उसका आप बाइक बंद कर देते हैं। 10-20 हजार वकील को फीस देता है, 2-4-10 हजार गाड़ी वाले को देता है, जाता है फिर रपट कराता है, 30,000 रुपया लगा के अपना मोटरसाइकिल दोबारा सुपुर्दारी कराता है। उसके महीने का बजट डिस्टर्ब हो जाता है, उसके बच्चे भूखे मरते हैं। ये ज्यादती मत करें। ये एक एक थाने में 100-100, 200-200 मोटरसाइकिल हफ्ते में बंद होते थे, मैंने अपने दौर में नहीं होने दिए। फिर मेरे खिलाफ रपट लिखी गई, फिर मैंने उस रपट में प्रिविलेज मोशन मूव किया। एएसपी गुजर खान उस वक्त का सूबा बदर हुआ, एसपी सदर सूबा बदर हुआ। मैं लोगों के हक के लिए लड़ता था भाई। मैंने अपने एरिया में, अपने दौर में किसी को बाहर, किसी ट्रैफिक वाले को अपनी रोडों पर खड़े होकर गरीब आदमियों के चलान नहीं करने दिए, वैगनों वालों के और सुजुकियों वालों के। अच्छा भट्टी साहब, आप काफ लीग में भी रहे हैं और नून लीग में भी रहे हैं। अगर देखा जाए तो ओवरऑल आपने जो काम किया है वो काफ लीग के दौर में ज्यादा किए हैं। नून लीग के दौर में आपके काम कुछ ज्यादा मौसर तरीके से नजर नहीं आते हैं, तो इसकी क्या वजूहत है? उसकी वजह यह थी भाई, बहुत सारी गुजर खान की सियासी लीडरशिप ने दोनों मेरी टांगें पकड़ी हुई थी। कभी एक अदालत, कभी दूसरी अदालत, कभी इधर से दरखास्त, कभी उधर से दरखास्त, कभी सस्पेंड, कभी हाजिर, कभी क्या। उसमें मैंने फिर भी मैं एंड तक ले गया, लेकिन मेरे ऊपर बड़ा बोझ था। बड़े बड़े नामी ग्रामी ओहदेदारान, सियासतदानों ने अपना पूरा जोर लगाया कि सियासी तौर पे इससे जान छूट जाए। आज भी अल्लाह की जात ने मेहरबानी की, मैं क्वालिफाई करूं तो कोई भी सियासी तौर पे मुझसे मुकाबला कर ले, मेरा ईमान है नहीं पहुंचेगा मुझसे 100 मील दूर होगा, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, अब आप वापस आ गए अवाम में दोबारा, यानी कि मौजूद हैं, तो आप ये बताएं कि कौन कौन से गांव का आपने विजिट किया है, कहाँ कहाँ पे किन किन लोगों से मिले आप जाके अपनी सियासत को दोबारा मैं, क्योंकि जिंदा मेरे घर करने के में लिए? एक मेरी करीबी अजीज, मेरी ताई फौत हो गई थी। मैं आया तो कम अज कम मैं ये समझता हूँ कि कोई 5,000 से ज्यादा हल्के के लोगों ने मुझे विजिट किया। और मैं ये बता दूं कि शायद मेरे गुज़श्ता 4-5 इलेक्शन में मैंने 98 से प्रैक्टिकली सियासत, भट्टी साहब की शागिर्दी में उनके साथ था सियासत में। तो मैंने इतना प्यार मोहब्बत इससे पहले नहीं देखा जितना अब इस वक्त। और अपकमिंग इलेक्शन में मेरा जो भी कैंडिडेट होगा, मुझे ये उम्मीद है कि जिसने पिछले 50 साल सियासत में हमें वोट नहीं दी, वो भी देगा इंशाल्लाह। अच्छा भट्टी साहब, मैं आपसे एक चुभता हुआ सवाल करने जा रहा हूँ। आप मुझे ये बताएं कि गुजर खान के नक्शे में टावी कहाँ पे है? टामी भाई, ये वो गांव है, जब मैं पहली दफा एमपीए बना तो शलवार घुटनों से ऊपर करके वहां जाना पड़ता था। और शायद
आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, क्योंकि मेरी उस वक्त आपसे मुलाकात नहीं हुई, जो गलियां वहां बनी हैं उसमें 80% मेरे दौर में बनी है। उस वक्त मैंने वाटर सप्लाई भी वहां दी थी। उस वक्त गांव के बंदों ने शाह साहब की कोठी पे इकट्ठा होके, जहां वाटर सप्लाई वालों ने टैंकी प्रपोज की थी, गांव सारा इकट्ठा हो गया और उन्होंने शाह साहब को कह के मुझे, मैं और जावेद इखलास साहब वहां गए, उन्होंने कहा जी आप मेहरबानी करके जो जगह गांव के करीब हम बता रहे हैं आप वहां पे खुदाई करा के तो उसका वाटर सोर्स यहां से निकालें। गांव में कुएं का उनके करीब, तो उन्होंने कहा जी यहीं से। महकमे ने मुझे कहा कि यहाँ पे पानी नहीं है। उन्होंने अपने तौर पे किसी वाटर रिजर्वायर चेक करने वाले को बुलवाया, बुलवा के फिर मैंने उन्हें महकमे से इजाजत दी। वहां पे जब वाटर सोर्स ढूंढा गया टाउन में तो वो फेल हो गया। वो जो टैंक के पैसे थे वो लैप्स हो गए थे, वो मैंने किसी और को नहीं दिए थे। ये नहीं, मेरा कैश यही हमें सवाल है मिलती नहीं आपसे, कि मैंने। मेरा 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 यही सवाल है जी जी आपसे कि खबरें यही हैं, इतलात जी यही भाई। हैं कि जो तकरीबन 16-17 लाख रुपया था जो टामी का फंड था, आपने माड़ी भी गांव जी के जी। किसी मास्टर रफीक साहब को नहीं सर, नहीं, टामी का नो फंड दे नो नो दिया नो था नो नो। और वो प्रोजेक्ट मैंने उधर ही आगे रह मैंने गया। काम वहां वाटर सप्लाई का फंड वाटर सप्लाई के ही खाते में जा सकता था। मैंने वहां पे वाटर सप्लाई बनवाई नहीं, वहां पे मैंने स्कूल हाई किया था और उन्हें रोड मैंने दी थी। वो जो माड़ी पीर गांव था, 70 साल 60 साल पाकिस्तान बने हो गए थे, उसका गुजर खान तहसील के साथ जमीनी राब्ता नहीं था। मैं मेरे दौर में अच्छा, तो क्या आप टामी अगर विजिट करते हैं आप इन फ्यूचर, तो आप उन्हीं लोगों से जाके मिलेंगे जो आपको पास्ट में सपोर्ट करते रहे या आपको मिलते रहे, बात हो सियासत जाएगी। में बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं बाबर, कोई वजूद नहीं होता। महकमाना तौर पे कोई कैश, कोई पैसा किसी एमपीए को नहीं मिलता, जाहिर बात किसी है, एमएनए को नहीं मिलता। एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में हम ट्रांसफर तो हो सकता है आइडेंटिफाई सर। कर सकते हैं मन से। आपने जाहिर बात है किसी के हाथ में तो दिए सर नहीं वो होगा। ट्रांसफर भी नहीं हुए ना जी, क्योंकि वो लैप्स हो गए, बने नहीं। और हाँ जी, वो ये हुआ कि उस वक्त 2-3 वाटर सप्लाई मंजूर हुई थी इस एरिया में और दोनों तीनों फेल हो गई। पंजगिराई की भी नहीं कामयाब हो सकी और टामी की भी नहीं कामयाब हो सकी, क्योंकि वाटर सोर्स नहीं था वाटर सप्लाई के लेवल का। नहीं, वाटर सोर्स तो था भट्टी साहब, उनके जो वाटर, मैं खुद भी टामी से ताल्लुक रखता हूँ, मैं अपने गांव के जो चीजें उन्हें जानता हूँ। जी वाटर सोर्स तो था, हमारे पास पानी था, लेकिन लाइन कम होने की वजह से पानी टामी नहीं पहुंच रहा था। ये तो इसमें तो मैं माजरत के साथ आपसे इख्तिलाफ करूंगा। नहीं, कहाँ पे भाई वाटर सोर्स है, आप मुझे बताएं ना। ये जो आशू की डोक के पास है, वहां से जो लाइन आ रही थी डबल डोक के गुजर कर, वहां पे मोटर भी लगी थी, ट्रांसफार्मर भी था, वहां से चीजें गुजर के आ रही थी। जब पूरी लाइन ही नहीं पहुंचेगी टंकी तक तो फिर लोटे भी फराम कर देते, हम लोटों से उठा के पानी डाले। भाई ये जो छोटी लाइन, इंच और पौनी इंच की जो लाइन होती है ना, वो वाटर सप्लाई वाली जो सिस्टम है भाई, वो 1 घंटे में 40,000 लीटर पानी खींचने वाला होता है। उसके आगे हमारे जो लोकल सोर्स हैं, शायद आपको ये पता नहीं कि 32 वाटर सप्लाई में से पूरी तहसील गुजर खान में 7 वाटर सप्लाई चली। हमारे एरिया में वाटर सोर्स इस काबिल नहीं। चले, इस वो बात जो को तो यहीं टरबाइन पे, होती है, हाँ, वो चले आपकी अदरवाइज तरफ। हम अपने फंड में से जब पैसे देते थे तो हमारा दिल करता था ना कि ये प्रोजेक्ट जो है ये कामयाब हो, लोग इससे मुस्तफीद हों और हमें भी उसका कोई एडवांटेज मिले। अच्छा, तो भट्टी साहब चलो, ये वाटर सप्लाई का तो कंप्लीट नहीं हो सका आपके दौर में। स्कूलों की अपग्रेडेशन होनी थी, वो भी नहीं जी हुई जी। है। वहां पे हमारी आपने कुछ गलियां मेरे पक्की की दौर हैं, में वो भी कहा। आप मेरे दौर में आपके गांव में इजाफी कमरे बने, कौन से अपग्रेडेशन नहीं हो सकी थी, कौन कमरे कौन जरूर से बने स्कूल थे। कौन से स्कूल के ज्यादा कमरे बने जी, बताएं जरा। यार अब मुझे ये, मेरे पास इस वक्त लिस्ट नहीं है, लेकिन नहीं, इजाफी हमारे पास कमरे दो आपके स्कूल है ना, हमारे पास दो स्कूल है, एक लड़कियों का एक दो लड़कों का। स्कूल हैं आपके पास। हाँ, एक लड़के, या दरीस साहब को पता है या मुश्ताक साहब को पता है या आफ्ताब साहब को पता है। ये मुझे याद है कि दो दो कमरे गालबन थे, वो भी पता नहीं, एक पे वो जगह नहीं थी एक लड़कियों के स्कूल में स्कूल और में एक। बना था, एक कमरा बना था और दो तीन जी, टैल्टें बनी थी, वो एक भी कमरा गांव गालबन वालों ने फंड किया था। गांव वाले ने खुद अपनी नहीं मदद तहत खुद फंड किया। फंड। अच्छा। आपकी आपकी तरफ से तो कोई स्कूल का नहीं आया था, फंड नहीं आया था।
फिर नहीं, जगह नहीं होगी भाई, या क्राइटेरिया पे नहीं आया होगा भाई। अच्छा चले, अगर आप टामी जाते हैं तो क्या उन्हीं लोगों से आपकी दोबारा मुलाकात होती है, उनसे राब्ते हैं आपके? यार अभी मैंने जाऊंगा भाई, मैंने जाना है, मुश्ताक साहब का बेटा फौत हुआ था, उनकी फतह के लिए भी जाना है। कब जाएंगे? और आपको 2 महीने हो गए पाकिस्तान टामी, आए हुए। मैं यार मैंने बोला ना, मेरे अपने घर में फौतगी थी, इस वजह से लोगों ने मुझे निकलने नहीं आप दिया। यहाँ पे तहजीद बड़ी करना मुश्किल चाहेंगे, से लोग जाता सुन रहे हैं हूँ। आपको। मेरे वो दोस्त थे, उनका जवान बेटा फौत हुआ, मैंने वहां से इंग्लैंड से भी मेरी उनसे बात हुई। और स्पेशली जिसका अपना एक बेटा हो, उसे किसी के बेटे के जाने के दुख का एहसास होता है कि, और फिर बच्चे तो सबके सांझे होते हैं। तो मैं राजा मुश्ताक साहब के बेटे का मुझे बड़ा दिली अफसोस है। राजा अदरीस साहब से भी मेरी उनसे भी बात हुई थी। तो मैं इंशाल्लाह कमिंग वीक में मेरा प्रोग्राम है जाने का, मैं जाऊंगा जरूर। अच्छा, मुझे अब यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपने बॉय स्कूल में एक कमरा बनवाया था, उसका मुझे मैसेज आ गया, वो कंफर्म हो गया। ठीक है जी। आपको पता है कि टामी के लोग अपनी मदद तहत खुद रोड बना रहे हैं, लिंक रोड जो रामा फाटक से टामी यार तक है। मैं ये समझता हूँ कि पहले टामी वालों को ये करना चाहिए कि मौजूदा जो इलेक्टेड लोग हैं उनके लिए लिख के लगाएं कि आप अंदर टामी वोट लेने के लिए ना आए। नहीं, वो तो मेरे ख्याल में सबके लिए लगाने जा रहे हैं, क्योंकि आप नहीं, लोग भी 35-40 साल इक़्तिदार में रहे हैं और आप लोगों ने जिस भी जमा रोड नहीं दिया हमें। जिस नहीं, रोड थी भाई, जिस जमाने में मैं था, रामा फाटक से गांव तक जाती थी, उससे आगे नहीं थी, बुरा हाल था। उससे काफी हद तक उसका तदारक जो मेरे बस में था वो मैंने किया था। गो मैं नहीं कह सकता कि 100% हो गया होगा, लेकिन रहती थी गलियां बीच में, काफी सारा गंद पड़ा हुआ था। और फिर जो दूसरा आपका रास्ता बैक साइड से, जिधर वो राजा मुश्ताक साहब का डेरा और घर थे उस साइड, उससे भी जो वो लिंक था, वो भी हमारे दौर में बना। मुझसे पहले कुछ जावेद इखलास साहब की भी इन्वेस्टमेंट थी वहां पे, गालबन बिजली भी उन्हीं के दौर में लगी है। बहुत नहीं सारा तो हुआ, ये तो लेकिन 35-40 साल जहाँ पुरानी बात है ना, जहाँ नए दौर जहाँ की बात दो कर रहे सौ हैं जी। जहाँ 200 250 पोलिंग स्टेशन हो एक बंदे के, और हर गांव मिला के, डोके मिला के एक पोलिंग स्टेशन पे 10 हो, और जब 2 करोड़ रुपया बंदे को साल का मिले, और एमपीए हो खाली, तो जो कुछ मैं लेके आया हूं, इतना अगर जिला पिंडी में, मैं जो इंसार साहब की बात नहीं करता, उनका मेरा कोई मुकाबला नहीं। बाकी आप चेक कर लें, शायद इतने पैसे कोई एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं लेके गया होगा। अच्छा, तो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? गाँव को खुद ही रोड बनाना चाहिए या मौजूदा नहीं गवर्नमेंट बनाना को या चाहिए आप भाई, जैसे मैं लोगों कहता को हूँ मुतहर्रिक वो होना चाहिए? आए। नहीं बनाना चाहिए, ये तो मैं समझता हूँ कि फिर वोटें देने का, फिर गवर्नमेंट के इलेक्टेड बंदे का, और फिर गवर्नमेंट में होने का क्या फायदा कि जो एक रोड ना दे सके हल्के में यार। नहीं तो लोग तो आप लोगों से भी नाराज है ना जी, आपने भी नहीं, पानी का लोग वादा छोड़ा है। हमसे नाराज, हमने तो अपने वक्त में जो कुछ हमसे हो सका किया। वाटर सप्लाई दी, वाटर सोर्स नहीं था, स्कूल में कमरा दिया, कुछ गलियां दी। 100% एक गांव के नहीं दे सकते, सबको राजी करना होता है भाई। जहाँ इतने सारे गांव हो तो हर जगह कोई ना कोई हक अदा करना होता है। और अच्छा, उस जमाने में फिर कुछ ना कुछ हुआ। आपको टाइम लिमिट देना चाहेंगे कि कब टामी जा रहे हैं आप आवाम से दोबारा जाके बात करेंगे? मैं अगले 10 दिन में इंशाल्लाह जरूर चक्कर लगाऊंगा भाई। ये वादा हो गया आपका मेरे साथ? इंशाल्लाह वादा हो गया। दूसरी बात यह है कि अगर नहीं सुनते, उनकी मौजूदा इलेक्टेड बंदे नहीं सुनते, मेरे साथ राब्ता करें, मैं लेके जाता हूं डीसी कमिश्नर से, उनकी मीटिंग करता हूं। लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट को कहते हैं, लिखते हैं, किसी को और किसी मिनिस्टर को मिल लेंगे, किसी को कह लेंगे कि भाई लोगों का हक बनता है, दें। नहीं तो आपको टामी के मसाइल का पता है तो आप क्यों नहीं जाके मिलते? जरूरी है मेरी आपके जान, पास मैं कोई आएगा तो मेरी मिलेंगे आप। मेरी गुजारिश ये है कि मेरा हक नहीं बनता, मैंने आपको बताया कि जिन्हें अल्लाह ने दिए, मैंने उन्हें पूरा मौका दिया है कि वो लोगों के काम करें। वो ये नहीं, ना कहें कि शौकत भट्टी ने हमारे रास्ते में रोड़े अटकाए हैं। उन्हें भी अगर हम उन्हें पूरा नहीं मौका पता दे रहे हैं। अगर उन्हें नहीं पता तो आने वाला बजट है भाई, 1 महीने के बाद बजट है, क्यों नहीं अभी प्रपोज करें, रफ कास्ट एस्टिमेट इसका बनवाएं सीओ सीएनडब्ल्यू से, और सीएम से अप्रूव करके उसको करंट बजट में डाल दें। 30 जून के बाद उसका टेंडर हो जाएगा, ये कौन सी बात है। अच्छा, तो अगर टामी के लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम पास्ट में भी हमारे काम नहीं हुए हैं और मौजूदा गवर्नमेंट भी अभी 2 साल रहते हैं, हो सकता है 2 साल में कुछ काम कर दें, उम्मीद तो ये रखते हैं हम। अगर टामी के लोग मुतफिका तौर पे इस डिसीजन पे मुतफिक हो जाते हैं कि आने वाले इलेक्शन में हम किसी सियासी पार्टी को मौका नहीं देंगे
कि गांव में आए और हमसे वोट मांगे, तो उस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? उसमें फिर ये होगा कि अंदर जिंदगी में फिर ये तवक्को भी कोई ना रखे कि फिर उधर कोई काम होगा। फिर जब भी करेंगे आप अपनी जेब से करेंगे, और कभी भी ये पब्लिक के प्रोजेक्ट जेबों से नहीं हुए भाई। कोई छोटा मोटा कोई मस्जिद का काम हो, कोई कार्य खैर, कोई कब्रिस्तान का हो, कोई कुछ हो, तो लोग रल मिल के कर लेते हैं। अदरवाइज ये जो रोडें हैं, इनकी मेंटेनेंस चाहिए होती है, प्रॉपर काम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक, ये गवर्नमेंट के बगैर नहीं होते भाई। या इतनी बड़ी कोई किसी को अल्लाह ने नवाजा हो कि जिसके पास हिसाब कोई ना, और वो लगाना चाहे नहीं, ये तो कार्य खैर पब्लिक में। का एहतजाज है ना भट्टी साहब, आप तो बड़े भाई पुराने पब्लिक का सियासतदान हैं, एहतजाज आपको आप किसी सुनना के चाहिए खिलाफ हमें। डालेंगे, किसी के हक में डालेंगे, सारे एक तरफ होके दें वोट। जिन्होंने नहीं की इस दफा उनके खिलाफ दें, जिसके हक में देंगे वो जीतेगा, वो हक अदा करेगा। जिन जिन आप पोलिंग स्टेशन पे हमें बगैर मांगे वोट मिलते थे, हमने उन्हें प्रोजेक्ट बगैर मांगे देते रहे अपने दौर में भाई। सर, आप तो टावी से हमेशा जीते आए हैं। मैंने गुजारिश ये की कि मैंने आपको बताया कि हमसे जो काम हो सका हमने किया। उस वक्त की जो डिमांड थी 100% नहीं हुई होगी, लेकिन 70-80% हमने तो कुछ ना किया। इस दौर में बताया ना मुझे किसी ने 1 रुपया लगाया, उधर 3 साल गुजर गए। नहीं, फिलहाल तो नहीं लगाए, एक आध को गली पक्की हुई टावी में, और कुछ नहीं हुआ। हाँ तो उन्होंने आंखों ने ना बख्शियां लूण बाव जो फिर हसना था। चलो ठीक हो गया, अखियां लूण पाने फिर सारे ने इंशाल्लाह। मैं दसिया ना भाई, हालात ये हैं भाई, हालात ये हैं कि ये जो मर्जी करें। मैं ठीक हो। पटवारी से गल आखन लगा, जी कदा जी। गली चू नंगने हो पीटीआई ना ना किनो तो तियां पैना चमचा चाहिए, कंधा पर ओकड़ी तानियां खबरदार ना उतरिया ना ना किताया भुखा मारी छोड़िया इन्हें। सही हो। बट साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपके साथ बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई आज, आपने खुल के बात की है। मैंने आपके साथ कुछ सख्त सवाल भी किए हैं, उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा होगा। बहरहाल, आप अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी नुमाइंदों को अवाम की बात सुननी चाहिए। ये मैं खाली आपके आप। इस इंटरव्यू के इख्तिताम पे एक बात करना चाहता हूं भाई। जी जरूर। दुनिया में बसने वाले हर इंसान का, जरूरी नहीं कि इंसानियत के साथ जुल्म होता हो और सिर्फ मुसलमान ही एहतजाज करे। जिसके सीने में दिल हो और इंसान हो, जो कत्लेआम, जो ज्यादती फलस्तीन में जारी है, अपनी अपनी जगह इस पे हर किसी को आवाज उठानी चाहिए, अपना बेशक। हिस्सा इसमें डालना चाहिए। जो रिएक्शन होता है फलस्तीनियों की तरफ से, उसके बारे में तो मीडिया बात करता है, लेकिन जो एक्शन होता है बुनियादी हकूक के खिलाफ, बहनों और बेटियों की इज्जतों के खिलाफ, मस्जिद अक्सा हमारे किबला अव्वल की बेहरमती होती है, ज्यादती होती है, उस पर आवाज इंटरनेशनल मीडिया नहीं उठाता। मैं भी इसको कंडेम करता हूं, आप भी करें। और इस दुनिया में बसने वाले इंसानियत के पैरोकार, जरूरी नहीं कि वो मुसलमान ही हो, जिसके सीने में दिल हो और इंसान हो, और इंसानियत के खिलाफ होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, मैं समझता हूँ बसियत इंसान भट्ट साहब, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत आपका पैगाम था। है, उठानी इंसानियत, चाहिए। इंसानियत पे जहाँ जहाँ पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो कोई भी खिता है, मुसलमानों का एरिया है या गैर मुस्लिम है, इंसानियत तो है। अगर जुल्म हो रहा है तो उसके खिलाफ हमें आवाज उठानी चाहिए। भाई और जिस दिन से कश्मीर में जुल्म और ज्यादती शुरू हुई, बहु बेटियों बहनों के साथ जुल्म होना शुरू हुआ, उस दिन से आज तक दुनिया सुकून में नहीं बैठी है भाई। सारी दुनिया लॉकडाउन का शिकार हुई है। ये एहसास हो जाए, ये समझ लग जाए, तो आपने इंडिया में हालात देख लिए होंगे कि मस्जिद से निकलते हुए नमाजियों को लोग, पुलिस वाले मारा करते थे। आज उन्हीं के सामने घुटने टेक के हाथ जोड़ के माफिया भी मांग रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही। ये अल्लाह ताला इन्हें राय रास्त पे लाए, और हमें और आप सबको अपना हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। इस पाकिस्तान पे अपना फजलो करम करे। इस महंगाई के सैलाब से इस मुल्क के आम आदमी को सुख और चैन का सांस लेने का वक्त नसीब बता फरमाए, और अल्लाह करे कि आने वाला वक्त जो है वो इस पाकिस्तान की बेहतरी और खुशहाली का वक्त हो। आमीन। बट साहब, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें टाइम दिया। वो कि इंटरनेट ने इतना हमारा साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी जितने बात हुई आपसे, आपने बड़े खुल के बात की है। और आवाम के जितने भी सवालात थे, वो कि कुछ रह गए होंगे सवालात के, मैं पढ़ नहीं सकता था साथ साथ। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे राब्ता रहेगा, और जब ज़रूरत पड़ेगी आपसे फिर राब्ता करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप प्रोग्राम में शिरकत करें। बहुत शुक्रिया जी। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, ये थे जी शौकत अजीज भट्टी साहब, जो कि फॉर्मर एमपीए गुजरात से, पीएमएलएन के। इन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बात की है, अपने पार्टी के अंदर इख्तलाफात की बात की है।
पीपल्स पार्टी को जो इन पे इल्ज़ाम आ रहा था कि ये पीपल्स पार्टी को सपोर्ट किया, जब सिर्फ साहब को इन्होंने एमएनए बनवाया है, इनकी सपोर्ट से वो बने हैं। उसके बाद थाना कल्चर जहाँ पे इनके ऊपर इल्ज़ाम था, उसका जवाब दिया है। फिर अपनी सियासत जो कौमी लेवल पे इनकी लीडरशिप है, उसके बारे में जवाब दिए है। देखें मुतमिन होना या ना होना, ये हर किसी का हक है। लेकिन जो अवामी नुमाइंदा सा होता है, उससे आप सवाल ही कर सकते हैं। वो अपने तौर तरीके से जवाब देता है, उसका हक है, वो जैसे चाहे जवाब दे। मैंने अपने गाँव के बारे में इनसे सवाल किया है, इन्होंने वादा किया मेरे साथ, जैसे कि इससे पहले जुवैद इखलास साहब ने मुझे कहा था कि 10 से 12 दिनों के अंदर-अंदर वो ईद के बाद टाँवी जाएँगे, वहाँ की जो कमेटी बनाई गई है, उससे मुलाकात करेंगे। तो ऐसे ही आज शौकत अज़ीज़ भट्टी साहब ने वादा किया है कि वो भी टाँवी जाएँगे 10-12 दिनों तक और वहाँ से जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और उनके मसाइल सुनेंगे। मैं आप लोगों से इस प्रोग्राम के लिए आप इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट किसी और गेस्ट के साथ, किसी और टॉपिक पे फिर बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।